समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली में मुलाकात की। दोनों के बीच तकरीबन घंटे भर मुलाकात चली। नए साल में दोनों की इस पहली मुलाकात को शिष्टाचार के नाते मुलाकात नाम दिया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक फिजाओं में तैरती हुई चर्चाएं हैं कि 2019 को लेकर महागठबंधन की सूरत उत्तर प्रदेश में बनती नजर आ रही। बीएसपी के बीच हुआ लोकसभा सीट फार्मूला तय। खबर है कि मायावती और अखिलेश यादव की अहम मुलाकात हुई है। दोनों पार्टियां लोकसभा की 37 सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं। इसके अलावा चर्चाएं हैं कि 3 सीटें आरएलडी को दी जाएंगी, जबकि अमेठी और इसके अलावा रायबरेली कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ी जाएंगी। सबसे बड़ी बात यह कि इस समझौते में कांग्रेस शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए एसपी बीएसपी के बीच सीट शेयरिंग फार्मूला तय हो गया है। इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली में बीएसपी प्रमुख मायावती के निवास पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की अहम बैठक हुई है। सूत्र बताते हैं कि इस बैठक में लोकसभा सीटों का बंटवारा तय कर लिया गया। इसमें दोनों पार्टियां 37 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। बाकी बची 6 सीटों पर गठबंधन में शामिल अन्य दलों को चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा। खास बात है कि इस गठजोड़ में कांग्रेस को बाहर रखा गया है। हालांकि कांग्रेस की परंपरागत सीटें यानी अमेठी और रायबरेली में दोनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवार न उतारने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार शाम करीब 6 बजे मायावती की कोठी पर एसपी मुखिया अखिलेश यादव पहुंचे। बताते हैं कि दोनों पार्टी मुखियाओं के बीच करीब 2 घंटे की बैठक हुई, जिसमें सीटों का बंटवारा तय कर लिया गया। दोनों पार्टियों ने फैसला कर लिया है कि किस किस लोकसभा सीट पर किस पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। बराबर सीटों पर उम्मीदवार उतारने के पीछे वजह बताई जा रही है कि दोनों पार्टियां चाहती हैं कि इस पर किसी भी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। एसपी बीएसपी के बीच गठजोड़ को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने कहा है कि एसपी और बीएसपी के बीच गठबंधन हो रहा है। गठबंधन में कौन सी पार्टियां होंगी, उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी, ये दोनों नेता ही तय करेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के नतीजों में भी ये गठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ा था। गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीएसपी ने एसपी उम्मीदवार को वोट देने की अपील की थी, जबकि कैराना लोकसभा उपचुनाव में आरएलडी उम्मीदवार को एसपी बीएसपी और कांग्रेस ने समर्थन दिया था। तीनों जगह पर बीजेपी को हार मिली थी। लिहाजा इस गठबंधन से एसपी बीएसपी आरएलडी के बीच होने वाले इस गठबंधन से 2014 की स्थिति के हिसाब से बीजेपी को 53 सीटों का नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट पर एसपी और बीएसपी के बीच तय हुए इस सीट शेयरिंग फार्मूले का औपचारिक ऐलान 15 जनवरी को हो सकता है। इस दिन बीएसपी प्रमुख मायावती का जन्मदिन होता है। लिहाजा इस खास दिन औपचारिक तौर पर इन सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा, ये औपचारिक ऐलान ये दोनों दल कर सकते हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज। तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती के गठजोड़ को बीजेपी ने चुनौती मानने से इनकार किया है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि गठबंधन मिलकर भी बीजेपी को हरा नहीं पाएगा। शाहनवाज हुसैन से खास बातचीत के हमारे संवाददाता प्रदीप कुमार। उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी के बीच गठबंधन का फार्मूला तय हो गया है और अखिलेश यादव की मायावती से अहम मुलाकात हुई है। क्या है इसके मायने, बात करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ है, शाहनवाज हुसैन जी। किस तरीके से ये घटनाक्रम आया है, उत्तर प्रदेश में महागठबंधन बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनेगा ये कहा जा रहा है। घटनाक्रम ही है। जब मायावती जी पिछली बार थी 0 और अखिलेश यादव जी की पार्टी जिसमें परिवार के अलावा वो भी थी 0, तो 2 0 मिलेंगे तो फिर हो जाएंगे 0। ये लोग कितना भी गठबंधन कर लें, नरेंद्र मोदी जी को कोई पराजित नहीं कर सकता है। देश की जनता का गठबंधन नरेंद्र मोदी जी के साथ है और उत्तर प्रदेश ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। तो जिसने बनाया है वो फिर से बनाएगा। उत्तर प्रदेश के दिल में बसते हैं नरेंद्र मोदी जी। कितना भी ये कोशिश कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। और कांग्रेस के साथ भी दुश्वारी है। सारे बिछड़े बारी बारी, उन्होंने कांग्रेस तक को छोड़ दिया। तो इससे साफ पता लगता है कि वो लड़ने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सबको मालूम है कि लोकसभा में सांसद के लिए नहीं, प्रधानमंत्री के लिए वोटिंग होगी इस बार। और देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाएगी, क्योंकि
देश के अंदर उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि जनता के मन में बसे हैं मोदी जी। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये अल्पसंख्यक वोटों का बिखराव रोकने के लिए कवायद है, खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात करें, और अगर ये दल एकजुट होते हैं तो बीजेपी के वोट बैंक को सीधा असर डालेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट बैंक का बिखराव रुक जाएगा और दूसरे जो अगर देखें तो ये सीधी चुनौती होगी बीजेपी के लिए। तो फिर ये सीटें जो सबसे ज़्यादा मिली थी उत्तर प्रदेश में, क्या बीजेपी को मिल पाएंगी? बड़ा सवाल ये कहा जा रहा है। देखिए, जहाँ तक अल्पसंख्यक वोट का सवाल है, हम तो सबका साथ सबके विकास के रास्ते पर हैं। हम तो दावा नहीं करते कि सारे बहुसंख्यक का वोट हम लेंगे। अगर वो दावा कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक का वोट वो लेंगे, बिखराव नहीं होगा, तो बहुसंख्यक वोट का भी तो कोई बिखराव नहीं है। पूरे उत्तर 132 करोड़ लोगों को ही हम बहुसंख्यक मानते हैं, और वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उसमें मुस्लिम भाई भी आते हैं। और प्रधानमंत्री ने भी कहा था अपने इंटरव्यू में कि ये जिस तरीके से गठबंधन है वो जनता वर्सेस लड़ाई होगी, और ये जो एक मैसेज देते हैं वो, ये क्या, उसका मायने क्या है? देखिए, देश की जनता मोदी जी के साथ है और देश के कई दल गठबंधन करके साथ में हैं, तो दल वर्सेस जनता लड़ाई होगी उनकी। महागठबंधन कैसा महा है पता ही नहीं, महाफूट है इसमें। और जाहिर सी बात है इस गठबंधन पर निगाहें लगी हैं। हालांकि अभी तक ये तय नहीं है कि कांग्रेस इस गठबंधन में शामिल होगी या नहीं, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बीएसपी मिले हैं वो सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है, और ऐसे में बीजेपी इसको कह रही है कि कोई चुनौती नहीं है। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं तभी साफ हो पाएंगे जब चुनाव होगा या फिर गठबंधन का फार्मूला सीधे तौर पर निकलकर सामने आएगा। कैमरामैन विद्या ब्रिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली। तो 2019 लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर एनसीपी और कांग्रेस के बीच खींचतान बात बनती हुई अभी दिख रही है, लेकिन एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि महाराष्ट्र के 40 सीटों पर एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी। राज्य की बाकी 8 सीटों के लिए सहयोगियों को ये सीटें दे दी जाएंगी। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं। चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपनी संभावनाएं तलाशने में जुट गए हैं और एक दूसरे के साथ गठबंधन कर चुनावी नैया को पार करने की कोशिश में। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन के भविष्य पर संकट बना हुआ है, जबकि कांग्रेस और एनसीपी के बीच महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों का बंटवारा हो गया है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में गठबंधन का ऐलान किया है। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि एनसीपी और कांग्रेस ने महाराष्ट्र में एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है और हम 40 संसदीय सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जबकि राज्य की बाकी 8 सीटों पर फैसला लिया जाना है। मकसद सिर्फ ये है, चाहे वो देवेगौड़ा हो चाहे राहुल गांधी हो, मकसद ये है कि किसी भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी को सदर्न स्टेट्स में आने की अनुमति न दी जाए, जगह बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। पहली प्राथमिकता यही है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं जीत पाया, तो उसके लिए उनको अंडरस्टैंडिंग करनी होगी। जिन राज्यों में कहीं ऐसी थोड़ी सी गड़बड़ी है या थोड़ी सी नाइत्तेफाकी है, वहाँ शरद पवार जी जाएंगे और शरद पवार जी की बात कोई टालेगा नहीं। उनको इतनी मैच्योरिटी है, इतना पॉलिटिकल विजडम है कि वो इस मामले को लोगों को समझाएंगे कि हम सब का मकसद ये है कि पूरे देश के 543 जो सीटें हैं वहाँ पर से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को हटाना है। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं। दोनों दलों के बीच 40 सीटों पर साथ लड़ने के फैसले के बाद अब एनसीपी और कांग्रेस 20-20 सीटों पर साथ चुनाव लड़ेंगे, जबकि 8 सीटों पर फैसला होना अभी बाकी है। कांग्रेस और एनसीपी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक बुलाई थी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी इस बैठक में शामिल हुए। कांग्रेस और एनसीपी ने महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने की कोशिश में एक साथ लड़ने का फैसला लिया है, मगर दोनों पार्टियों के बीच 8 सीट पर पेच अभी तक फंसा है, जिस पर कोई सहमति नहीं बन सकी है। जिन 8 सीटों पर सहमति नहीं बनी है उनमें पुणे और अहमदनगर संसदीय सीट भी शामिल है। पिछले दिनों एनसीपी नेता अजीत पवार ने कहा था कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 8 को लेकर कांग्रेस के साथ बातचीत पूरी नहीं हो सकी है, जबकि बाकी 40 सीटों पर आपसी सहमति बन चुकी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने 48 में से 40 पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी को 22 जबकि शिवसेना को 18 सीटें मिली थी। कांग्रेस को तब सिर्फ 2 सीटें और एनसीपी को 5 सीटों पर जीत मिली थी। 5 साल पहले हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 26 और एनसीपी ने 21 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। नेशनल डेस्क।
तो प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड का दौरा किया। पलामू जिले की कई योजनाओं की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर करारा हमला करते हुए उसे किसान विरोधी बताया। ये शोर तो आपने सुना ही होगा, नेताओं की रैलियां भी आपने देखी ही होंगी। अगर नहीं देखी है तो देख लीजिए, सुन लीजिए ये शोर 2019 लोकसभा चुनाव की तैयारियों की महज एक झांकी है। 2014 की तरह एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। लोकसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में गहमा गहमी बढ़ गई है। बीजेपी पहले ही कमर कसकर चुनावी मैदान में उतर गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब और असम में रैली करने के बाद झारखंड पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री एक बार फिर विरोधियों पर निशाना साधते नजर आए। पीएम मोदी ने कर्ज माफी का जिक्र करते हुए कांग्रेस को जमकर कोसा। मोदी ने कांग्रेस पर किसानों को बरगलाने का आरोप लगाते हुए किसानों के कर्ज माफी को महज एक छलावा करार दिया। अब चुनावी रैली थी तो जनता को लुभाने के लिए कुछ नहीं बोलते, ऐसा भला कैसे हो सकता था, जो पीएम मोदी ने बखूबी किया। पीएम ने कहा कि देश के उज्जवल भविष्य के लिए किसानों को मजबूत करना जरूरी है। इस दौरान पीएम रघुवर दास सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़ते नजर आए। चुनावी तैयारियों में जुटे मोदी न केवल किसानों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन देश के अन्नदाता और लोकतंत्र निर्माता जानते हैं कि कौन उनका हिमायती है और कौन नहीं। झारखंड से मृत्युंजय की रिपोर्ट। तो केरल में सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के एंट्री को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इस समय बीजेपी, आरएसएस और लेफ्ट के नेताओं के घर पर हमले की खबरें भी सामने आ रही हैं। इस हिंसा में 100 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। पुलिस ने करीब 110 लोगों को हिरासत में लिया। केरल के सबरीमाला स्थित भगवान अयप्पा के मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के बाद फैला तनाव हिंसक रूप लेता जा रहा है। इस दौरान कन्नूर जिले के थलसरी में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आरएसएस और बीजेपी नेताओं पर भी हमले की खबर है। बीजेपी सांसद के घर देसी बम फेंके गए, जबकि इससे कुछ घंटे पहले ही लेफ्ट पार्टी के विधायक के घर पर भी ऐसी घटना हुई थी। पुलिस ने दोनों मामलों में शिकायत दर्ज कर ली है। मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के विरोध में बुलाए गए बंद के दौरान भी प्रदर्शनकारियों ने काफी हंगामा किया था। इस दौरान 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। साथ ही पुलिस और मीडिया कर्मियों को भी चोटें आई थीं। इन घटनाओं के बाद से पुलिस ने इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी है। केरला में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं काफ़ी बड़ी संख्या में, क्योंकि महिलाओं ने मंदिर में जाने का फिर प्रयत्न किया। हमने देखा कि पिछले 2-3 दिन में 2 महिलाओं ने जब प्रवेश कर लिया था, तीसरी महिला ने, श्रीलंका की एक महिला ने आज प्रवेश कर लिया है। तो ये इनका प्रवेश तमाम बंदोबस्त के बावजूद, रुकावट के बावजूद भी फोर्सिबली था। अब इसके नतीजे में ये हुआ कि मंदिर के ट्रस्टी नाराज़ हो गए हैं। मंदिर का मैनेजमेंट प्यूरिफिकेशन का काम कर रहा है कि ये गंदा हो गया माहौल, तो इससे तो कन्फ्रंटेशन और बढ़ेगा। मेरा ये मानना है, और मैंने अक्सर कहा है, कि केरला के मुख्यमंत्री को विरोधी पक्ष के सभी नेताओं को कॉन्फिडेंस में लेकर, ट्रस्टियों को लेकर, वीमेंस एक्टिविस्ट के रिप्रेजेंटेटिव को लेकर इस मामले को सुलझाने की आवश्यकता है, वरना हो सकता है ये आग ज़्यादा न बढ़े। केरल के कन्नूर जिले में हुई वारदात के सिलसिले में 33 लोगों को हिरासत में लिया गया। पातनामत्ता जिले में हुई हिंसा में 76 केस दर्ज किए गए हैं। 25 लोगों को रिमांड पर लिया गया, जबकि 204 लोगों को हिरासत में लिया गया। हिंसा मामले में 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले थलसरी में ही सीपीएम क्षेत्रीय समिति के सदस्य वजाइल ससी पर 4 मोटरसाइकिल सवार लोगों ने हमला कर दिया। देसी बम फेंकने के बाद उन्होंने घर पर भी हमला किया। इससे कुछ मिनट बाद ही सीनियर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेता चंद्रशेखरन के घर पर भी हमला किया गया। राज्य के कई इलाकों की स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। केरल में विरोध प्रदर्शन के बीच सबरीमाला में भगवान अयप्पा के मंदिर में श्रीलंकाई तमिल महिला ने पूजा अर्चना की। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के लगभग 3 महीने बाद अब तक 3 महिलाएं मंदिर में पूजा अर्चना कर चुकी हैं। हालांकि तीसरी महिला शशिकला के मंदिर में जाने को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। तो सीबीआई ने अवैध खनन के मामले में आईएएस बी चंद्रकला के लखनऊ स्थित आवास समेत 12 जगहों पर छापेमारी की।
ये कार्रवाई 2012 में हमीरपुर खनन घोटाले के मामले में की गई। कई अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर भी दर्ज की। हमीरपुर अवैध खनन घोटाला मामले में सीबीआई ने कई जगह छापेमारी की। इसी कड़ी में सीबीआई ने आईएएस बी चंद्रकला के लखनऊ आवास पर छापा मारा। चंद्रकला हमीरपुर और बुलंदशहर की डीएम रह चुकी हैं और उन पर डीएम रहते अवैध खनन कराने का आरोप है। ये अवैध खनन घोटाला अखिलेश यादव की सरकार के दौरान हुआ था। इस छापेमारी से अखिलेश यादव की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अदालत ने इस मामले की जांच के आदेश दिए थे। देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि कहीं ना कहीं अगर प्रदेश के प्रशासनिक सेवा के किसी अधिकारी पर अगर उंगली उठती है तो कहीं ना कहीं सरकार का इकबाल भी कमजोर होता है। और चाहे वो कोई भी हो, किसी पद पे भी हो, किसी पार्टी का भी हो, पर अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसको सजा, उसकी जांच होनी चाहिए और अगर वो दोषी पाए जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। चंद्रकला लखनऊ में योजना भवन के पास सफायर अपार्टमेंट में रहती हैं। सीबीआई ने इस मामले में लखनऊ के अलावा कानपुर और कई ठिकानों पर छापेमारी की। चंद्रकला पर आरोप है कि जब उनकी पोस्टिंग हमीरपुर जिले के जिलाधिकारी के तौर पर हुई थी तो उस दौरान उन्होंने मोरंग के 50 खनन पट्टे आवंटित किए, जबकि इसके लिए पहले टेंडर देने का नियम था। इन अवैध खनन पट्टों को लेकर स्थानीय लोगों ने बड़ा प्रदर्शन भी किया था। 2015 में इसे लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने हमीरपुर में जारी किए गए सभी पट्टे अवैध घोषित करते हुए रद्द कर दिए थे। बता दें कि बी चंद्रकला को तेज तर्रार आईएएस अधिकारियों में शुमार किया जाता है। उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होते हैं। 17 काम में आपका 10 काम अभी चालू नहीं हुआ, ऐसे ठेका क्यों आवंटित किया? सोशल मीडिया पर भी चंद्रकला काफी लोकप्रिय हैं। उनके फेसबुक पेज पर 85 लाख से ज्यादा लाइक्स हैं। तेलंगाना के करीमनगर की रहने वाली चंद्रकला 2008 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। कुछ साल पहले जब वो बुलंदशहर की डीएम थी तो उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। तो वहीं पंजाब नेशनल बैंक से 13,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी कर भागे हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने भारत लौटने से इनकार कर दिया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट को दिए जवाब में नीरव ने कहा है कि वो सुरक्षा कारणों से भारत नहीं लौट सकते। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से भगोड़ा घोषित किए जाने की एप्लीकेशन के जवाब में नीरव ने कोर्ट में ये बात कही। हजारों करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाला केस में देश छोड़कर भागे नीरव मोदी ने मुंबई के स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट में दिए जवाब में कहा है कि वो भारत नहीं लौटेगा। कोर्ट को दिए जवाब में उसने ये भी कहा है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। मुंबई के पीएमएलए कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय की अर्जी पर सुनवाई चल रही है कि भगोड़े नीरव मोदी को आर्थिक अपराधी घोषित किया जाए और उसकी पूरी संपत्ति को जब्त किया जाए। कोर्ट ने इस बाबत नीरव मोदी से जवाब मांगा था कि उसे क्यों न आर्थिक अपराधी घोषित किया जाए। इसके जवाब में मोदी के वकील ने कोर्ट को बताया कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है और उसका भारत लौटने का कोई इरादा भी नहीं है। इसके पीछे उसने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है। नीरव मोदी ने कोर्ट को बताया कि उसने जो भी ट्रांजैक्शन किए वो सभी दीवानी प्रक्रिया के तहत आते हैं और ये कोई आपराधिक जुर्म नहीं है। नीरव मोदी और उसका मामा मेहुल चोकसी दोनों पंजाब नेशनल बैंक के साथ करीब 13,000 करोड़ रुपए के फ्रॉड के आरोपी हैं। दोनों इस समय देश से बाहर रह रहे हैं। भारत सरकार की कोशिश है कि इन्हें प्रत्यर्पित कर इन पर मुकदमा चलाया जाए। भारत सरकार की एजेंसियों ने देश में मौजूद इनकी करोड़ों रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। इन्होंने अपनी संपत्तियों को जब्त करने से रोकने के लिए कोर्ट में अपील भी दायर की है। पीएमएलए कोर्ट भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम की धारा 2F के तहत सबूत के आधार पर नीरव मोदी को आर्थिक अपराधी करार दे सकता है। इस कानून के मुताबिक जो व्यक्ति अपराध करने के बाद देश छोड़ गया हो और जांच के लिए कोर्ट में हाजिर न हो रहा हो, उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका हो, लेकिन विदेश भागने के कारण वो हाजिर न हो रहा हो, उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी ठहराया जा सकता है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।